हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय 100 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। आज हम करेंगे आईपीसी पे बेस्ड 100 एमसीक्यूज़ सेक्शन 1 से लेके 120 बी तक। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इज डेल्ट अंडर। ठीक है, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस ये किस सेक्शन में दिया गया है? तो ये दिया है आपका सेक्शन नंबर 54 ऑफ आईपीसी। कम्यूटेशन कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, डेथ सेंटेंस का कम्यूटेशन आपका 54 में होता है और सेक्शन 55 में आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी जो आजीवन कारावास है, इसका कम्यूटेशन होगा कितने साल तक? 14 साल तक। ठीक है, कौन करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। इंटॉक्सिकेशन, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, इंसैनिटी, मैग्नॉटन्स केस, मेंसरिया, आर वर्सेस प्रिंस। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव होगा क्योंकि ये सारे केसेस ही सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्जिम दी है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमेंसिट्रिया। इसका क्या मतलब है? यहाँ रियम होगा, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, यही इसका करेक्ट आंसर है। यानी एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमेंसिट्रिया मतलब देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। नेक्स्ट, जनरल एक्सेप्शंस, ये कौन से चैप्टर में आपके दिए हुए हम देखेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज चैप्टर 4। चैप्टर 4 डील करता है जनरल एक्सेप्शन से। चैप्टर नंबर 3 देखिए, चैप्टर नंबर 3 आपका पनिशमेंट से डील करता है। 6 में ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ये आ जाएगा। और चैप्टर 5 आपका अबिटमेंट, इससे डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5। कॉमन इंटेंशन मतलब क्या होता है? कॉमन इंटेंशन मीन्स सिमिलर इंटेंशन, सेम इंटेंशन, शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाई ऑल पर्सन्स और कॉमन प्लान्स। द राइट आंसर इज शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाई ऑल पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉज डेथ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कहाँ तक एक्सटेंड नहीं करती है कि वो डेथ कॉज कर दे। तो फर्स्ट इज असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग किडनैपिंग, किडनैपिंग के केस में डेथ वो कॉज कर सकते हैं। किडनैपिंग, एब्डक्शन, दोनों के केस में। बाकी ऑप्शन देखेंगे। असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, सेक्शन 100 की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेक्शन 100 में है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग एब्डक्शन। ठीक है, तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं है सेक्शन 100 में, बल्कि उसकी जगह रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एन ऑफेंस। ऑफेंस के लिए कौन सा एसेंशियल नहीं है? इंटेंशन होना चाहिए, मोटिव, यहाँ इसका राइट आंसर मोटिव होगा। मोटिव होना ज़रूरी नहीं है, आपका इंटेंशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोहिबिटेड एक्ट होना चाहिए और पनिशमेंट फॉर द एक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंस रिया हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफेंस। इसमें से कौन सा केस है जिसमें कहा गया कि मेंस रिया एसेंशियल एलिमेंट? So the first option is Srinivasmal Barolia, R versus Tolson, Nathulal versus State of Madhya Pradesh। इन तीनों केसेस में बताया गया था that mens rea is the essential element of an offense। नेक्स्ट देखते हैं, a male teacher during examination while conducting search put his hands in the pocket of the pant of a girl candidate thinking her to be a boy। ठीक है, यहाँ पे जो टीचर है वो किस सेक्शन के तहत उसने ऑफेंस किया है, तो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टीचर है, इन तीनों सेक्शन में इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और टीचर ने ऐसा इंटेंशनली नहीं किया, ही वॉज उसको गलत फहमी थी कि वो लड़का है, बल्कि जबकि वो लड़की थी। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे किसी भी सेक्शन में वो जितने भी सेक्शंस दिए हैं इसमें वो ऑफेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रिवी काउंसिल मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। इसमें इनफैक्ट इसका राइट आंसर होगा महबूब शाह, और आपको महबूब शाह, बारेंद्र कुमार घोष, ये दोनों केसेस बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए। बारेंद्र कुमार घोष का जो केस था, इसको हम पोस्ट ऑफिस केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और महबूब शाह वर्सेस एम्परर को हम इंडस वैली के इंडस रिवर केस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये में ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, ए अबेट्स बी, ए ने बी को अबेट किया है। ठीक है, ए अबेट्स बी टू कमिट अ थेफ्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ सी। इन्होंने बोला कि सी के घर में जाके चोरी कर लो।
बी फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी पिक्स सीज पॉकेट, बी को जब भी मौका मिलता है तो वो सी की पॉकेट में हाथ डालता है या उसकी पॉकेट से निकालने की कोशिश करता है कुछ। वाइल सी वॉज ट्रैवलिंग, जब ये ट्रैवल कर रहा था तो, बाय अ बस। अब इसमें क्या होता है, गिव द करेक्ट आंसर हमें देना है। ये पिक्स सीज पॉकेट मतलब होता है कि जेब कतरना या जेब मार लेना, ठीक है, उसकी इंग्लिश है ये। सो इसका आंसर देखते हैं। ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट, ए यहाँ पे जिम्मेदार है फॉर अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट। ए इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अबेटमेंट ऑफ पिकिंग ऑफ पॉकेट, ए इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अबेटमेंट ऑफ कमिटिंग थेफ्ट बिकॉज थेफ्ट हैज़ नॉट बीन कमिटेड फ्रॉम द हाउस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके घर से ही वो चोरी करे, इसने इसको अबेट किया और इसकी वजह से इसने इसके घर से या इसकी पर्सनल किसी चीज़ से चोरी कर ली, तो ये ए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज नॉट रिलेट टू इंटॉक्सिकेशन, इसमें से कौन सा केस है जो इंटॉक्सिकेशन से डील नहीं करता, ठीक। डीपीपी वर्सेस बियर्ड, वासुदेव वर्सेस पेप्सू, आर वर्सेस स्टैंडी, ये तीनों केसेस इंटॉक्सिकेशन से डील करते हैं। मैग्नोटन्स का जो केस है ये इंसैनिटी या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इससे डील करता है, ठीक। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है हमें ये बताना है। फॉर थेफ्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, फॉर थेफ्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी रिमूव्ड आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है वहाँ से प्रॉपर्टी का मूव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ सही नहीं होगी क्योंकि जो ज़रूरी नहीं है जो ओनर है उसकी ही पोजीशन से आप प्रॉपर्टी हटाएं। अगर मान लीजिए फॉर अ टाइम बीइंग किसी ने वो प्रॉपर्टी अपने पास पजेस करके रखी है, अपने पास सिर्फ रखी भर है, और वहाँ से भी आप प्रॉपर्टी को हटा लेते हैं, कोई भी मूवेबल आइटम है जिसे आप हटा रहे हैं तो भी थेफ्ट माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर थेफ्ट प्रॉपर्टी शुड हैव बीन रिमूव्ड फॉर टेकिंग इट अवे, फॉर थेफ्ट प्रॉपर्टी शुड बी रिमूव्ड डिसऑनेस्टली, तो बाकी तो सारे सही है बट बी इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। 14 देखते हैं। मोटिव अंडर सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी शुड बी, मोटिव कैसा होना चाहिए 81 में। 81 सेक्शन क्या है, तो सेक्शन 81 आपके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की बात करता है जो हार्म कॉज कर सकती हैं, ठीक है, जिनमें प्रोबेबिलिटी होती है कि वो हार्म कॉज करें, लेकिन उनको करने वाला पहली चीज़ इंटेंशन उसका नहीं होता, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता हार्म कॉज करने का, ठीक है, और दूसरा उसका इंटेंशन होता है दूसरे को उस हार्म से बचाने का, प्रिवेंट करने का, ठीक है, ये होता है आपका सेक्शन 81। यहाँ पे देखते क्या है, मोटिव अंडर सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी शुड बी क्या होना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू पर्सन और प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ ही होगी सेक्शन 81 में, पर्सन प्रॉपर्टी दोनों कवर किए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ईदर ए या बी, मतलब या तो ए या तो बी, दोनों को बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करता है और उससे हार्म कॉज ही हो जाता है तो सेक्शन 81 का प्रोटेक्शन उसको मिलेगा, अनलेस कि उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर इंटेंशनली किया तब तो सेक्शन 81 में वो फॉल नहीं करने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी। अब बताओ 82 क्या है। 82 बात करता है कोई भी बच्चा जो कि 7 साल से कम उम्र का है, ठीक है, उसने अगर कोई ऑफेंस किया है तो यहाँ पे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी जाती है, ठीक है ना बच्चे को। ऑप्शंस क्या है, सेक्शन 82 of IPC enunciates a presumption of fact, a rebuttable presumption of law, next is a conclusive और irrebuttable presumption of law, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज, अभी मैंने बताया कि ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, तो यानी ये कॉन्क्लूसिव और irrebuttable presumption of law है। कब होता है, जब वो कोई भी बच्चा अगर वो ऑफेंस कर देता है और वो 7 साल की उम्र से कम है तब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ पर्सन इज स्टेटेड टू बी पार्शियली इनकेपेक्स, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 83 आईपीसी इफ़ ही इज़ एज्ड अंडर। सेक्शन 82 और 83 इनको याद करने का तरीका एक बताती हूँ आपको। सेक्शन 82 ये भी बच्चों से डील करता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। माइनॉरिटी समझ लो आप, कुछ भी वैसे इनकेपेक्स बोलते हैं, डोली इनकेपेक्स है सेक्शन 82 में, ठीक है ना। तो एज का क्राइटेरिया होता है 7 साल या उससे कम, और 83 में जो एज का क्राइटेरिया दैट इज़ 7 साल से लेके 12 साल तक, ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या है, अ पर्सन इज स्टेटेड टू बी पार्शियली इनकेपेक्स अंडर सेक्शन 83 इफ़ ही इज़ एज्ड, अगर उसकी एज है अबव 7 ईयर्स एंड अंडर 12 ईयर्स, अबव 7 एंड अंडर 10 में इनका कोई प्रावधान नहीं है, अबव 7 एंड अंडर 16 ये भी नहीं है, अबव 7 एंड अंडर 18 ये नहीं है, तो राइट आंसर 1 होगा, 7 साल से ज़्यादा और 12 साल या उससे कम, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी, सेम वही क्वेश्चन 83 पे आया है। लेज डाउन अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट
अ कंक्लूसिव और रिबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कंक्लूसिव और इरिबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड इरिबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ अ कंक्लूसिव और रिबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। यहाँ पे रिबट किया जा सकता है इसको, कंक्लूसिव तो है बट इट कैन बी रिबटेड, ठीक है ना। रिबट का मतलब जिसका खंडन हम कर सकते हैं, और इरिबुटेबल मतलब होता है अखंडनीय, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 8, क्वेश्चन नंबर 18। सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी लेज डाउन द रूल ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन 82 बात करता है डोली इनकेपेक्स, तो यहाँ पे है होली इनकेपेक्स या पार्शियली इनकेपेक्स या फिर दोनों। तो ऐसे ऑप्शन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पे होली इनकेपेक्स यानी 7 साल या उससे कम उम्र का कोई भी बच्चा है तो वो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी उसको रहती है, यानी कंप्लीटली उसको इनकेपेबल माना जाता है कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए। और 7 साल से 12 तक है तो उसको रिबट किया जाएगा, यानी वहाँ पे ये सब देख सकते हैं। पहली चीज़ तो उसका एज, और दूसरी चीज़ ये देख सकते हैं कि 7 साल से क्योंकि वो ज़्यादा है और 12 या उससे कम है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे थोड़ी देखी जाएगी, बट जब 7 साल से कम है तो बिल्कुल भी फिर कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से अगेन केसेस पे है मेंसरिया आर वर्सेस प्रिंस, नेसेसिटी डीपीपी वर्सेस बियर्ड, इंसैनिटी मैग्नॉटन, और इंटॉक्सिकेशन वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सो। तो बताना है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मेंसरिया आर वर्सेस प्रिंस से डील करता है, नेसेसिटी डीपीपी वर्सेस बियर्ड, दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। नेसेसिटी पे जो केस था दैट वाज ऑफ डुडले स्टीफेंस, ठीक है ना। तो ये जो केस है डीपीपी वर्सेस बियर्ड का, ये इंटॉक्सिकेशन पे है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। बाकी सारे केसेस अब की मैचिंग आपकी सही है, इंसैनिटी मैग्नॉटन्स और इंटॉक्सिकेशन पे वासुदेव वर्सेस पेप्सो। नेक्स्ट देखते हैं, इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया इज़ टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज शोन। ये किसने बोला था, तो ये आपका केस आया था शिराज वर्सेस डी रटजन, राइट। यानी आपको ऐसे याद कर लेना है, शिराज वर्सेस डी रटजन मेंस रिया पे था फर्स्ट पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट इसमें कहा गया था कि जब तक कॉन्ट्रेरी नहीं दिखाया जाता है तब तक मेंस रिया प्रेजेंट था ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ठीक है ना। यानी गिल्टी माइंड प्रेजेंट था ये प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक कि उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं रखते हैं, यानी प्रूफ नहीं रखते हैं। 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द अफोरसेड। द फिजिकल आस्पेक्ट ऑफ क्राइम इज एक्टस रियस, द मेंटल आस्पेक्ट ऑफ क्राइम इज मेंस रिया, द मोटिव इज द डिज़ायर टू कमिट द क्राइम। तो इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख के आपको समझ में आ गए होंगे कि ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब एक्टस रियस आपका फिजिकल एक्ट होता है, मेंस रिया मतलब आपका जो मेंटल एलिमेंट है दैट इज गिल्टी माइंड, एंड मोटिव का क्या मतलब होता है, डिज़ायर टू कमिट द ऑफेंस या फिर क्राइम। नेक्स्ट इज इररेजिस्टिबल इम्पल्स। इररेजिस्टिबल इम्पल्स ये डिफेंस एज अ डिफेंस कहाँ पे वर्क करता है, इन इंडिया या फिर इंग्लैंड, और ना या फिर इन इंडिया एंड इंग्लैंड बोथ, या नीदर इन इंडिया नॉर इन इंग्लैंड, ठीक है। तो देखिए इसका एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, वो आप जान लीजिए, इंडिया में तो ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और एक बायर्स का केस आया था इन इंग्लैंड, तो इस पे लेके थोड़ी सी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये नीदर इन इंडिया नॉर इन इंग्लैंड दोनों जगह ही अप्लाई नहीं होता, और इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर आपके पास इसका कोई बेटर एक्सप्लेनेशन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि ना ये इंडिया में लगता है ना ये इंग्लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ हैंगमैन हु हैंग्स द प्रिजनर्स परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो जो जल्लाद होता है यानी हैंगमैन होता है उसको किस सेक्शन में इम्यूनिटी प्राप्त है, तो दैट इज सेक्शन नंबर 78 से उसको इम्यूनिटी मिली है, ये सब ध्यान रखना है। इंसैनिटी एज अ डिफेंस मीन्स, इंसैनिटी पे क्वेश्चन है, दैट अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग the nature of the act, that what he is doing is wrong, that what he is doing is contrary to law, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन है कि उसको ये पता होना चाहिए, यानी कि ये या नहीं पता होना चाहिए। पहली चीज़ नेचर ऑफ द एक्ट, जो वो कर रहा है उस कार्य का नेचर क्या है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होनी चाहिए। जो वो कर रहा है वो गलत है, वॉट इज़ डूइंग इज़ रॉन्ग, ये भी उसे ना पता हो, एंड वॉट ही इज़ डूइंग इज़ रॉन्ग, जो भी वो काम जो गलत काम कर रहा है दैट इज़ कॉन्ट्रैरी टू लॉ। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, ठीक है ना, इधर ए बी और सी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताना है कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस देखते हैं, द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द अक्यूज्ड वॉज नॉट इनसेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज ऑन प्रोसिक्यूशन।
बर्डन ऑफ प्रूफ की यहाँ बात कर रहे हैं कि किस पे लाई करेगा। आगे आपको यही ऑप्शंस देखने वाले कि प्रोसिक्यूशन पे लाई करेगा या फिर डिफेंस पे लाई कर रहा है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ की मतलब ए है और ए को ही ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इनसेन या फिर अनसाउंड माइंड के नहीं हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ ये अक्यूज्ड पर ही लाई करता है, इस वजह से बी यहाँ पे आपका देखिए करेक्ट ऑप्शन है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द अक्यूज्ड वाज इनसेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज ऑन द अक्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। फॉर द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड द इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टी ऑफ माइंड टू एस्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी मस्ट बी टोटल, मस्ट बी पार्शियल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो इनकॉग्निटिव ये जो कॉग्निटिव फैकल्टी ऑफ माइंड है टू एस्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी, ये टोटैलिटी में होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो वो कर रहा है गलत है या फिर मैं क्रिमिनल जो ऑफेंस है इससे एस्केप करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो टोटैलिटी होगा, पार्शियल नहीं। नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ये किस किस सेक्शन में दिया है? तो आप देखेंगे 87, 88 और 89 ये तीनों आपके कंसेंट से डील करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, डिफेंस ऑफ कंसेंट अप्लाइज टू प्राइवेट रॉन्ग्स, पब्लिक रॉन्ग्स, बोथ ए एंड बी। कंसेंट की जो डिफेंस है वो आपको किसके अगेंस्ट मिलेगी? तो आपको ध्यान रखना है प्राइवेट रॉन्ग के अगेंस्ट आपको कंसेंट की डिफेंस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए है। अंडर सेक्शन 89 द कंसेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फेंट्स अंडर 12 years of age or person of unsound mind, ऑप्शंस क्या है? कैन बी गिवन बाय देयर गार्जियंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कैन बी गिवन बाय द गार्जियन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस म्यूचुअली अग्रीड अपॉन, एंड कैन बी गिवन बाय द गार्जियन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, या फिर ऑल ऑफ द। तो अगर 12 साल से कोई कम के बच्चे हैं तो उनके बिहाफ पे कंसेंट उनके गार्जियंस दे सकते हैं सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। तो सी इज़ द राइट आंसर हियर। ठीक है, ठीक, सेक्शन 89 की यहाँ पे बात हो रही है। फिर मैक्सिम एट डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन स्मॉलर एंड ट्रिफलिंग मैटर्स, बहुत छोटी चीज़ों पे लॉ एक्शन नहीं लेता है। ये कौन से सेक्शन में है? आपका 95, यानी इसको बोलते हैं ट्रिफल्स भी, कि बहुत छोटे छोटे जो बहुत ही अननेसेसरी मैटर्स हैं उनका लॉ ध्यान नहीं देता, उनके अगेंस्ट वो एक्शन नहीं लेता। और इसी के साथ साथ आप सेक्शन 94 भी देख लेंगे, दैट इज़ ड्यूरेस, इसको बोलते हैं ड्यूरेस, यानी कि थ्रेट, जहाँ पे किसी पर्सन को कंपेल किया जाता है बाय थ्रेट। ठीक है ना, तो सेक्शन 94 और 95 याद रखना है। 30 द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सफिशिएंसी एंड रिलायंस। तो यहाँ का राइट आंसर है दैट इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 98 राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट, 98 में पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन हु डज नॉट हैव मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बोथ ए एंड बी एंड नीदर। तो सेक्शन 98 का जो डिफेंस है वो आपको दोनों के ही अगेंस्ट मिला है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई अनसाउंड माइंड का है तो वो आपको अगर हार्म पहुंचाना चाहता है तो उसके अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस नहीं अप्लाई कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन ऑलवेज सेव योरसेल्फ। ठीक है, 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स ऑफ सेक्शन 34 के बारे में कौन सी चीज़ है जो गलत है? इट इज़ ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस, इट डज नॉट क्रिएट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, ये दोनों तो सही हैं। ठीक है, ये रूल ऑफ एविडेंस होता है और कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस क्रिएट नहीं करता। लेज डाउन प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी, ये भी सही है, इट इज़ अ पीनल प्रोविजन। तो देखो सेक्शन 34 आपका पीनल प्रोविजन नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ रूल ऑफ एविडेंस है और कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस भी नहीं बताता है। ठीक है ना, और लाइबिलिटी यानी क्रिमिनल लाइबिलिटी का प्रिंसिपल ये आपको बताता है बस, जिसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट लाइबिलिटी। ठीक है ना, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 34 ऑफ IPC? द अक्यूज्ड हस्बैंड किल्स हिज वाइफ एंड थ्रू हर बॉडी इनटू the well to the knowledge of the co-accused, as yet co-accused took the false plea that on date and hour of the incident the deceased was present in the house. Next is the accused was involved in looting the victims in broad daylight on the main public road. Main accused indulged in looting but co-accused was simply standing there nearby. C. Driver and cleaner of a bus when form a common intention to kill the deceased
एंड इन परसुएंस ऑफ द प्लान किल हिम एंड टेक अवे द सेल प्रोसीड्स ऑफ द ग्रेन सोल्ड बाय हिम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ए और सी आपके दोनों ही अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, डिफेंस ऑफ कंसेंट इज रेस्ट्रिक्टिव इन इट्स एप्लीकेबिलिटी इन केसेस इन्वॉल्विंग, कौन कौन से केसेस में ये रिस्ट्रिक्टिव मतलब कंसेंट का डिफेंस कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ जो इनएलिएनेबल राइट्स हैं वहाँ पे आपका डिफेंस ऑफ कंसेंट अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आऊँगी क्वेश्चन नंबर 33 पे, फिर से इसको देखते हैं। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है ये सी ऑप्शन तो करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 34 IPC। ठीक है, द अक्यूज्ड हस्बैंड किल्ड हिज वाइफ एंड थ्रू हर बॉडी इनटू, बॉडी वाइफ को किल करता है और उसकी बॉडी वेल में फेंक देता है टू द नॉलेज ऑफ द को अक्यूज्ड। ठीक है, ए और बी ये अक्यूज्ड है और ये को अक्यूज्ड है। ठीक है, एज येट को अक्यूज्ड टुक द फॉल्स प्ली, अब ये फॉल्स प्ली लेता है दैट ऑन डेट एंड आवर ऑफ द इंसिडेंट द डिसीज्ड वॉज प्रेजेंट इन द हाउस। वो ये बोलता है कि जो डिसीज्ड है यानी जिसकी डेथ हो चुकी है वो घर में प्रेजेंट थी। ठीक है, यानी जो वाइफ थी वो घर में प्रेजेंट थी, ये ऐसा बोलना चाहते हैं। देखिए ए ऑप्शन में कुछ लैंग्वेज मिस्टेक लग रही है, यहाँ तक तो सही है बट इसके आगे ये शायद कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हम लीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, दैट डिफेंस ऑफ कंसेंट इज रेस्ट्रिक्टिव इन इट्स एप्लीकेबिलिटी, तो इसको मैंने बता दिया दैट इज़ इनएलिएनेबल राइट जो है यानी जिनको अलग नहीं की, एलिएनेट करने का मतलब होता है कि जिनको आप सेपरेट कर सकें, और इनएलिएनेबल मतलब है जिन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। तो डिफेंस ऑफ कंसेंट कहाँ नहीं लगेगा, जिन ऑफेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ए अटैक करता है जेड पे। ठीक है, ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, अब इसने इसको मार दिया बट वो ऐसी सिचुएशन में डेथ हो गई इसकी कि वो कहाँ पे फॉल करेगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड, अब एक बी है जो पहले से ही जेड से उनको पसंद नहीं है जेड, तो अब क्या होता है, एंड इंटेंडिंग टू किल हिम, और इनका इंटेंशन भी है कि वो जेड को ख़त्म कर दें। एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन, बट इनको कोई प्रोवोकेशन मिला नहीं है, बट क्या है कि ये चाहते हैं कि ये जेड को पसंद नहीं करते तो उनको किसी तरह से ख़त्म कर दें। एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू प्रोवोकेशन असिस्ट करता है ए को इन किलिंग जेड की डेथ करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट अंडर सेक्शन 38 ऑफ IPC अप्लाइज टू ए एंड बी, अब सेक्शन 38 में कौन सी चीज़ अप्लाई होगी, ए इज़ गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड बी इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर। ठीक है, ए कल्पेबल होमिसाइड बी मर्डर, तो ये सही होगा आपका, क्योंकि इंटेंशन यहाँ पे किसका है, बी का है। आई थिंक ये इलस्ट्रेशन भी है आपका 38 में, एक बार चेक कर। हाँ, तो यहाँ पे बी जो है दैट पर्सन इज गिल्टी ऑफ मर्डर बिकॉज उसका इंटेंशन था, ए का तो इंटेंशन नहीं था। ठीक है ना, और इंटेंशन आपको पता है मर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। 36 द बेसिक प्रिंसिपल विच रन्स थ्रू सेक्शन 32 टू 38 ऑफ IPC, कौन सा बेसिक प्रिंसिपल है वो देखते हैं। यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज इन सर्टेन सर्कमस्टांसेज एन एंटायर एक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू अ पर्सन हु मे हैव परफॉर्म्ड ओनली अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इट। ये आपका सेक्शन 32 से लेके सेक्शन 38 तक के प्रिंसिपल्स में आपको दिखेगा। ठीक है, 37 देखते हैं, अबिटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इफ द एक्ट अबिटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन, जहाँ पे कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं बनाया गया है, तो ऐसा अबिटमेंट कहाँ पे फॉल करता है, तो ये आपका सेक्शन 109, ठीक है, इसमें फॉल करेगा। नेक्स्ट है ऑल अबाउट इंटेंशन इज़ ट्रू, इंटेंशन के बारे में सारी चीज़ें ट्रू हैं एक्सेप्ट इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंटेंशन पे अप्लाई नहीं होती, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। सो स्टेट ऑफ माइंड वो भी सही है, एन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आर रेयरली ससेप्टेबल टू प्रूफ, ऑलवेज अ मैटर ऑफ इन्फेरेंस। ठीक है, देखिए इसमें मुझे जो लग रहा है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, ये ट्रू नहीं होना चाहिए इंटेंशन के बारे में, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी देखिए क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब ये होता है कि जैसे 10 लोग हैं, ठीक है, उन 10 लोगों का मान लीजिए आप अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 10 बच्चे हैं, तो उन सबका अलग अलग तरह से उन्होंने पढ़ाई की है, सब कुछ है, लेकिन ये जो आंसर मार्क करेंगे 4 ऑप्शंस में से आंसर तो एक होगा ना, तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब कितने भी लोग हो लेकिन उनका इंटेंशन एक जैसा रहे, तो ये तो नहीं पॉसिबल है, इस वजह से इज़ एन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट
दिस इज़ नॉट करेक्ट। 39, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ फर्निशेज ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। 40 देखते हैं। ए गिव जेड 50 स्ट्रोक्स विद द स्टिक। ए अगेन जेड को एक लकड़ी से 50 स्ट्रोक्स देता है। हियर ए मे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट टू जेड बाय द होल बीटिंग एंड ऑल्सो बाय ईच ऑफ द ब्लोज विच मेक अप द होल बीटिंग एज पर सेक्शन 71 IPC। अब सेक्शन 71 IPC में किस टाइप की पनिशमेंट उसको दी जाएगी? सो ए इज़ लायबल फॉर एवरी ब्लो एंड शुड बी इम्प्रिजनमेंट फॉर 50 years। तो ऐसा ऑप्शन तो आप देख के समझ सकते हैं कि ये सही नहीं होगा। ए इज़ ओनली लायबल फॉर ब्लोज ही delivered on the victim. A is liable for one punishment for the whole beating. A should be separately punished for beating and delivering blows. तो यहाँ पे आपको पता है कि सेक्शन 71 यही बोलता है that you have to give one punishment for the whole offense। तो यहाँ का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखेंगे, A is beating Z, again A is beating here Z एंड वाई जम्प्स इनटू स्टॉप द बीटिंग। अब एक वाई है वो यहाँ पे जंप करते हैं, यानी इस इन दोनों की लड़ाई के बीच में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? कि ताकि ये लड़ाई रोक सके। इन द प्रोसेस ए इंटेंशनली स्ट्राइक्स जेड वाई। अब प्रोसेस में क्या होता है? ए जानबूझ के, यहाँ पे टर्म हमें देखना है, ए इंटेंशनली स्ट्राइक्स वाई। ए वाई को इंटेंशनली मारता है। तो एज पर सेक्शन 71 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द पनिशमेंट। तो इसमें पनिशमेंट इनकी क्या होगी? A is liable for one punishment for voluntarily causing hurt to Z and to another for blow given to Y. A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt only to Z and A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt only to Y. अब यहाँ पे देखिए क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and to another punishment another for the blow given टू वाई, यानी पनिशमेंट उसकी 1 होगी। ठीक है, यानी एक उसमें वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू जेड क्योंकि उसको तो उसने किया ही, और दूसरा फॉर द ब्लो गिवन टू वाई। ठीक, ऐसा नहीं कर सकते ना कि वाई के अगेंस्ट उसको कोई पनिशमेंट ही ना दें, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। 38 देखते हैं। एज अब और ये तो हो गया हमारा 42 राइट। क्वेश्चन देखते हैं। ए द कैप्टन ऑफ अ स्टीम वेसल सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। यहाँ पे टर्म्स हमको पकड़ने हैं। विदाउट एनी फॉल्ट यानी उसकी कोई गलती नहीं थी और ना वो नेग्लिजेंट था। फाइंड्स हिमसेल्फ इन सच अ पोजीशन दैट बिफोर ही कैन स्टॉप हिज वेसल। ठीक है, वेसल मतलब आप नाव समझ लीजिए। ए यहाँ पे कैप्टन है जिसकी कोई गलती भी नहीं है और ना उसने नेग्लिजेंस किया, यानी लापरवाही भी नहीं की उसने अपने पार्ट पे। और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि दैट बिफोर ही कैन स्टॉप हिज वेसल ही मस्ट इनएविटेबली रन डाउन अ बोट बी। एक बोट बी भी है। ठीक है, अब इस सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर वो स्टॉप करता है अपनी वेसल को तो ये बी को टक्कर उससे हो जाएगी। ठीक है ना, विथ 20 to 30 पैसेंजर्स ऑन द बोट। इस पे कितने लोग हैं? 20 से 30 लोग हैं। और अनलेस ही चेंजेस द कोर्स ऑफ हिज वेसल एंड दैट बाय चेंजिंग हिज कोर्स, या तो वो अपना रास्ता बदल ले। तो अगर मान लीजिए अपना रास्ता बदलता है तो क्या होता है? ही मस्ट इनकर रिस्क ऑफ रनिंग डाउन अ बोट सी। तो इधर भी एक बोट है सी, अगर ये रास्ता बदलेगा तो इसको भी डैमेज होगा। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 पैसेंजर्स हैं। तो हियर इफ़ ए ऑल्टर्स हिज कोर्स विदाउट एनी इंटेंशन टू रन डाउन द बोट सी इन गुड फेथ में, यानी अब ए क्या बुक करता है, क्या करेगा आगे? वो इस बोट सी की टूवर्ड्स अपना मतलब घूम जाता है जहाँ पे 2 पैसेंजर्स हैं और उनको हार्म हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन उसने क्या किया, जो पहले तो वो जो 20 से 30 लोग थे उनको बचाया और अपने जो नाव में जितने लोग थे उनको भी बचाया। पर्पज़ ऑफ अवॉइडिंग द डेंजर टू द पैसेंजर्स इन बोट बी, बट इन द कोर्स ऑफ हिज एक्शन ए रन्स डाउन बोट सी। तो भाई क्योंकि वो सी के टुवर्ड्स जा रहा था और सी को उससे डैमेज होता तो डैमेज हो भी गया। तो क्या ए यहाँ पे गिल्टी है? ए इज़ नॉट गिल्टी और ए डिड नॉट इंटेंशनली रन डाउन बोट सी। तो यहाँ पे ए गिल्टी नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए अ सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड। अब एक सर्जन है, उसको पता है कि जो ऑपरेशन वो करना चाह रहा है इट इज़ लाइकली टू कॉज, यानी जेड की उसकी उससे डेथ भी हो सकती है। वो सफ़र्स अंडर पेनफुल कंप्लेंट बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ।
मतलब यहाँ पे नॉलेज उसको है लेकिन इंटेंशन सर्जन का नहीं है कि वो जेड की डेथ कर दे, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ, गुड फेथ में वो क्या करता है, फॉर जेड्स बेनिफिट ऑपरेशन को कर देता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, विद जेन्स कंसेंट, यानी जेड की कंसेंट से भी वो ऑपरेशन करता है। तो ए यहाँ पे किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा। अगर कुछ भी हार्म होता है तो ए जो सर्जन है वहाँ पे ये गिल्टी नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसको मैंने रीड किया था पहले, आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्लियर कम हो रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लीव करती हूँ, ये आप लोग चाहिएगा तो रीड करिएगा। और इसमें जो ऑप्शंस हैं शायद या तो ये मिसप्रिंट है या फिर जो भी दिक्कत हो, तो इसमें से जैसे ये फाइन वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा था कि ये फाइन मिलेगा लगेगा एपेलेंट को या फिर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप में से किसी भी बच्चे को इसका सॉल्यूशन अगर मिलता है तो विद एक्सप्लेनेशन आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर कुछ लगता है कि ये मिस इन्फॉर्म्ड है तो यू कैन लीव द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 45। द अक्यूज्ड शॉट डेड हिज फादर हु वॉज अब्यूजिंग हिज मदर एंड वॉज गोइंग टू कट हर थ्रोट। अब देखो फादर क्या है, पहले तो ही वॉज अब्यूजिंग एंड ना सेकेंडली ही वॉज गोइंग टू कट द थ्रोट ऑफ द मदर। तो अक्यूज क्या करता है, उस पर अपने फादर पे गोली चला देता है। तो यहाँ पे द अक्यूज्ड एक्टेड इन विंडिक्टिव फीलिंग्स, एक्टेड सो ड्यू टू द इमिनेंट डेंजर टू हिज मदर्स लाइफ, इज़ नॉट गिल्टी। तो यहाँ पे जो बी और सी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे कि उसने अपनी मदर की लाइफ को सेव करने के लिए किया। तो प्राइवेट डिफेंस आपको अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो मिलता ही है, साथ ही साथ किसी दूसरे पर्सन की बॉडी और प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, जीस पार्टी वॉज इंगेज्ड इन द पीसफुल परसूट ऑफ वर्शिप। यहाँ पे जी है और उसकी मतलब उसके साथ के जो लोग हैं उसकी जो पार्टी है, दे आर इंगेज इन पीसफुल परसूट ऑफ वर्शिप एट देयर ओन तख्त वॉज बिजी अटेंडिंग टू द पूजा फॉर द नेपाली पिलग्रिम। एट द पॉइंट ऑफ टाइम दे वर नॉट मेंबर्स ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। इट वॉज द पार्टी ऑफ ए, अब यहाँ पे ए की भी कोई पार्टी है, हु लेफ्ट देयर प्लेस एंड केम टू जीस तख्त, जो मतलब अपनी जगह छोड़ के जो जी जहाँ पे जी की पूजा हो रही थी वहाँ पे वो आ गए, प्रिज्यूमेबली रेजिंग अ डिस्प्यूट ओवर द ऑफरिंग्स मेड बाय द नेपाली पिलग्रिम। तो यहाँ पे ये जो भी चढ़ावा वगैरह चढ़ रहा था उसको लेके ये यहाँ पे डिस्प्यूट करने लगे, झगड़ा करने लगे। दे केम आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, तो अब ये आते भी हैं और अपने साथ पे हथियार वगैरह भी, डेडली वेपन्स भी ले आते हैं। एंड वन ऑफ देम इन्फ्लिक्टेड अ सीवियर ब्लो ऑन एस एंड जी साइड। तो इनमें से एक की तरफ से एक आदमी ऐसा करता है कि सीवियर ब्लो यानी काफ़ी तेज़ी से हमला करता है, किसके ऊपर, एस, कोई एस होता है उसके ऊपर, एंड जी जो जी था उसकी साइड में। ठीक है, यानी किसी को हर्ट कर देता है, विच रिजल्टेड इन हिज डेथ एंड अदर्स रिसीव्ड एज मैनी 27 सीरियस इंजरीज। तो मतलब यहाँ पे डेथ भी हो जाती है और 27 इंजरीज भी होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जीस पार्टी एक्सरसाइज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो जी की पार्टी पे हमला हो रहा है तो जी के पास राइट तो है ही ना सेल्फ डिफेंस का। बोथ जी एंड ए पार्टी कैन नॉट क्लेम द राइट टू सेल्फ डिफेंस। एज पार्टी हैड फुल इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म। तो ए की पार्टी का अगर फुल इंटेंशन ना होता हार्म कॉज करने का तो वो वेपन्स के साथ क्यों आती। तो यहाँ पे ये भी सही है, और जी की पार्टी पे अटैक हो रहा है तो उनके पास भी राइट है सेल्फ डिफेंस का, तो ये भी सही है। तो सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, 47 देखते हैं। द वर्ड डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन 29 ऑफ IPC इंक्लूड्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन बाई एनी सब्सटेंस, यानी बाई मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स ओनली, बाई मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। ठीक है, तो 29 की डेफिनेशन यानी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन ऑफ 29 में देखना, ये दोनों ही चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 34। ठीक है, जॉइंट लायबिलिटी यानी सेक्शन 34 कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं। द पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सीन ऑफ ऑकरेंस। जो पर्सन है यानी ए बी आप समझ लो, ये बी है तो बी का प्रेजेंट होना वहाँ पे नेसेसरी है, मस्ट बी प्रेजेंट। देयर मस्ट बी प्रायर कंसल्ट और प्री अरेंज्ड प्लान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले ये कंडीशन जो है कि पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट हो। ये चीज़ आप देखिए जो पोस्ट ऑफिस केस था यानी बारेंद्र कुमार घोष का जो केस था उसमें ये लाइन एक कही गई थी, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी वो लोग भी उस कैटेगरी में आएंगे, यानी उनको भी पनिश किया जाएगा जो सिर्फ खड़े हैं और जो भी नज़ारा आगे चल रहा है, जो भी ऑफेंस चल रहा है उसको देख रहे हैं।
एक तरह से माना जाएगा कि दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग इट, क्योंकि उसमें जो वो पोस्ट मास्टर था वो गेट पे खड़ा था और अंदर वो चोरी कर रहे थे या जो भी ऑफेंस कर रहे थे। तो वो सिर्फ इस वजह से डिफेंस नहीं ले सकता कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो सिर्फ गेट पे खड़ा था, चौकीदारी कर रहा था। इसी वजह से कहा गया दोज हु ऑल्सो सर्व, दोज हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ठीक है ना, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। देयर मस्ट बी प्रायर कंसेंट और प्री अरेंज प्लान। तो ये चीज़ आपका महबूब शाह वाले केस में वन ऑफ द कंडीशन थी कि प्रायर कंसल्ट और प्री अरेंज प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49। द एक्ट वॉलेंटरली डन इन इफेक्ट एंड सब्सटेंस इन सेक्शन 39 IPC मीन्स, वॉलेंटरली का मतलब क्या होता है? एक्ट डन इंटेंशनली, एक्ट डन विद द नॉलेज ऑफ एंड रिजल्ट बीइंग इन क्राइम, act done when the doer has a reason to believe that the actus reus would be an offense। तो कुछ नहीं है, ये voluntarily की definition है और आप देखिएगा सारे ही एलिमेंट्स इसमें फॉल होते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। 50 देखते हैं। द अक्यूज्ड अटैक्ड द विक्टिम विद अ स्पीयर एंड अदर्स इन्फ्लिक्टेड ब्लोज ऑन हिज लेग्स एंड आर्म्स विद लाठीज। ओनली दोज अक्यूज्ड हु यूज लाठीज आर गिल्टी। ऐसा ये सारी चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें समझ सकते हैं कि जितने भी अक्यूज्ड हैं वो सारे के सारे ही गिल्टी होंगे। इस एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ओनली द अक्यूज्ड हु यूज द स्पीयर इज गिल्टी, ईच अक्यूज्ड मस्ट बी कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ विच ही इज़ एक्चुअली फाउंड टू बी गिल्टी। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि उसमें कुछ लोगों ने स्पीयर से मारा, कुछ लोगों ने लाठी से मारा, तो उनकी जो पनिशमेंट है इट कैन डिफर, लेकिन जितने अक्यूज्ड हैं वो सारे के सारे ही गिल्टी होंगे। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, डी से बेटर सी है। हमें क्या ढूंढना होता है? जब बेस्ट पॉसिबल आंसर। 51 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट एन ऑफेंडर इज लाइबल टू अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 53। इसमें से सेक्शन 53 में कौन सी पनिशमेंट दी हुई है? तो अगर आपको सेक्शन 53 का मार्जिनल नोट पता होगा तो आप देखेंगे कि उसमें डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारे ही दिए गए हैं। ठीक है ना, तो ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अंडर सेक्शन 67। कौन सा इसमें सही नहीं है? इम्प्रिजनमेंट सो अवॉर्डेड शैल बी सिंपल। अब ये फ़ाइन के बारे में बात किया है कि अगर 50 रुपये तक का फ़ाइन है तो कितने महीने की सज़ा हो सकती है? 4 महीने तक, बस, उससे ज़्यादा की नहीं। टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ। अगर 100 रुपये तक का फ़ाइन है तो आपकी सज़ा 6 मंथ्स, उससे ज़्यादा की नहीं। टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स है। ठीक है, द टर्म शैल नॉट इन एनी केस बी एक्सेस ऑफ द मजिस्ट्रेट्स पावर अंडर सेक्शन 32 ऑफ CRPC। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये है दैट फाइन नॉट एक्सीडिंग। अगर किसी ने ऐसा कुछ जुर्म किया है जिसमें सिर्फ 50 रुपये तक की फ़ाइन लग रही है तो उसको जो टर्म होगा वो कितना दिया जाएगा? 2 मंथ्स का। ठीक है, यहाँ पे 4 मंथ्स दिया है तो वो 2 मंथ्स होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना, आपको 67 का स्लैब याद है कि नहीं? रुकिए मैं एक बार आपको बताती हूँ। देखिए पहला अमाउंट है आपका 50 रुपीज़। ठीक है ना, दूसरा अमाउंट आपका है 100 और तीसरा है मतलब एनी अदर केस, यानी 100 रुपये से ज़्यादा। तो जब 50 रुपये तक का आपको सिर्फ जुर्माना लगा है तो उसमें जो आपका जो इम्प्रिजनमेंट का टाइम है दैट इज़ 2 मंथ्स। और 100 रुपये, जब सिर्फ 100 रुपये तक का है तो 4 महीने, यानी यहाँ पे 100 होता तब ये सही होता, पर यहाँ पे 50 है। और जब एनी अदर, इन दोनों के अलावा कोई भी केस है तो 6 मंथ्स। ठीक है ना, यानी ये मैक्सिमम लिमिट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। 53 देखते हैं। ओके, ACZ commit what appears to A to be a murderer. A in the exercise to the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all the persons of apprehending murderers in the act seizes Z. Z को सीज कर लेता है in order to bring Z before the proper authorities. तो A ने यहाँ पे कौन सा मतलब कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया है? देखो, A has committed an offense while Z was acting in self defense. Both A and Z committed an offense. A has committed no offense though it may turn out that Z was acting in self defense. तो क्योंकि A को यहाँ पे लगा ना, A appears to A to be a murderer, A को लगा कि Z मर्डरर है तो A उसको पकड़ के पुलिस वाले के पास ले गया, तो उसने कुछ भी ऑफेंस नहीं किया। बाद में भले ही पता चले कि Z अपने प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 54 A in great fire pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith of saving human life or property. ठीक है ना, उसने फायर को उसने क्यों ऐसा किया?
मतलब घर को और प्रॉपर्टी को, ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है ए यहाँ पे किसी भी तरह से गिल्टी नहीं होगा, क्योंकि वो गुड फेथ में काम कर रहा था। यही चीज़ अगर वो इंटेंशनली करता कि आग लगी है, उसको बचाना है, बुझाना है, और इंटेंशनली वो किसी को हर्ट कर देता, तो ए यहाँ पे गिल्टी हो जाता। 55, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू कंस्टिट्यूट अबेटमेंट। 107, 108, चैप्टर नंबर 5, ठीक। टू कंस्टिट्यूट अबेटमेंट, इट इज़ नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, ये सही है। नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड मस्ट हैव द सेम इंटेंशन और नॉलेज, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। 56 देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हैज़ बीन इलेबोरेटली कंसिडर्ड इन द लैंडमार्क केस ऑफ, तो डुडले स्टीफन्स, अभी आपको मैंने बताया था कि इस केस में आपका डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इलाबरेट किया गया था इसको बहुत ही अच्छे से, ठीक है। ये सब लीडिंग केसेस हैं, ये ध्यान रखना ही रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 57, ए इज़ अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। एक था, इसके ऊपर एक भीड़ ने हमला किया। अब नाउ दे अटेम्प्टेड टू मर्डर ए, तो अब ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन मॉब। अब इसके ऊपर मॉब मतलब तो भीड़ होती है ना, कई सारे लोग मिलकर हमला कर रहे हैं, तो ये अपने को कैसे बचाएगा। तो इसके पास एक ही ऑप्शन था, टू फायर, यानी गोली चलाने का ऑप्शन। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द क्राउड। पर इस भीड़ में कुछ बच्चे भी शामिल हो गए, मतलब भीड़ में भाई पता तो चलता नहीं है ना। तो अब अगर ये गोली चलाएगा तो गोली किसको लग जाएगी, ये तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है। तो अब ये क्या करे, ए मस्ट नॉट यूज हिज राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ए विल बी गिल्टी ऑफ मैन स्लॉटर इफ़ ही फायर्स ऑन मॉब। ए विल नॉट बी कमिटिंग एनी ऑफेंस इफ़ ही हैज़ टू फायर ऑन द मॉब, ठीक है ना, यही तक था, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा कि ए विल नॉट बी गिल्टी, क्योंकि उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस फिर वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ सेक्शन 75, कौन सा ट्रू नहीं है। इट प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल मैक्सिमम सेंटेंस, इट्स प्रोवाइड्स फॉर मिनिमम सेंटेंस। तो देखिए 58 जो है वो आपका मिनिमम सेंटेंस के बारे में, मतलब सेक्शन 58 बोला है। 75 देखेंगे आप तो इन्हांस्ड पनिशमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब नॉट ट्रू पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो क्योंकि वो इन्हांस्ड पनिशमेंट की बात करता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 59 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिलीरियम ट्रेमेंस। इनमें से किसके बारे में वो चीज़ सही है। दे आर डेंजरस टू देमसेल्व्स एंड अदर, दे सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइंग अराउंड और क्रॉलिंग अबाउट, ही कैन नॉट बी क्रिमिनली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स। तो सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। जो भी पर्सन डिलीरियम ट्रेमेंस से सफ़र करते हैं वो डेंजरस अपने लिए तो होते ही हैं, दूसरों के लिए भी होते हैं, और उनको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसा लगता है कि मतलब तैर रहे हैं या फिर ऐसे रेंग रहे हैं उनके जो भी चारों तरफ हैं, ठीक है ना। तो अगर इस सिचुएशन में, इस मेंटल स्टेट में अगर वो कोई काम, कोई अपराध कर देते हैं तो दे आर नॉट क्रिमिनली लाइबल, ठीक है ना। 60 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वे अंडर सेक्शन 88 डिफर्स फ्रॉम 87। 88 और 80 इसमें क्या डिफरेंस है। अंडर इट एनी हार्म एक्सेप्ट डेथ में बी इन्फ्लिक्टेड, द एज ऑफ द पर्सन इज नॉट मैंशनड, द एज ऑफ द कंसेंटिंग पार्टी मस्ट बी एटलीस्ट 12 ईयर्स। तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ बी, एज ऑफ द पर्सन नहीं मैंशन की गई है। 88 और 87 आप देखिए, 87 में तो लिखा हुआ है कि कंसेंट इज़ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन आपको 88 में कोई भी एज मेंशन नहीं है, तो ठीक है, इसीलिए यही डिफरेंस है, द एज ऑफ पर्सन इज नॉट मैंशनड। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्डनेबल अंडर सेक्शन 94, कौन सा इसमें क्षम्य नहीं है। मर्डर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट विथ पनिशेबल टू डेथ, यानी वो ऐसे ऑफेंस जो स्टेट के अगेंस्ट किए जाते हैं, दे आर पनिशेबल विद डेथ। तो 94 आप पढ़ेंगे तो उसमें ये दोनों यानी मर्डर और यही ऐसे ऑफेंसेस जो स्टेट के अगेंस्ट किए जाते हैं, इन दोनों के का एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो इस पे नहीं, पार्डनेबल नहीं है ये अंडर सेक्शन 94। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड बी। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सेक्शन 10C ऑफ IPC। सेक्शन 10C ऑफ IPC, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्गली यहाँ पे रिटन है, ऐसा कोई सेक्शन है नहीं IPC में, तो ये क्वेश्चन आप हटा देंगे। 62, 63 देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ IPC शुड बी रेड एज प्रोविजन टू सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ IPC का कौन सा सेक्शन आप पढ़ेंगे।
ठीक है। तो देखिए इसमें सेक्शन 6 और 105 ये दोनों एक्सेप्शंस की बात करते हैं, ये बर्डन ऑफ प्रूफ एक्सेप्शन और ये भी एक्सेप्शन की बात करता है, ठीक है। तो सेक्शन 105 के साथ आप किसको पढ़ेंगे, सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी, ठीक है। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द सेंस ऑफ एक्सप्रेशंस वंस एक्सप्लेन, ये भी आपका स्टार्टिंग में देखेंगे बेयर एक्ट में दिया हुआ है। तो आप ये किसकी बात हो रही है, सेक्शन नंबर 7 जहाँ पे सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड इसकी बात की गई है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सेक्शन से ही क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा था, ये तो बहुत ही डायरेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 64 65 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इज ऑफ द वर्ड जज, ऑप्शंस क्या क्या है, डिनोट्स अ पर्सन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज, तो ये तो कंसिडर होगा ही। डिनोट्स एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल, ये भी है। डिनोट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सनस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव जजमेंट, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी फॉल करेगी आपके अंडर सेक्शन 19 से, ये डायरेक्ट लिए गए हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एडेड क्लॉज 11 इन एक्सप्लेनेशन 4 इन सेक्शन 21, तो ये आपको देखना है कि ये कौन से अमेंडमेंट्स ऐड किया गया था। इसका जो राइट आंसर है दैट इज अडॉप्टेशन ऑफ लॉज ऑर्डर 1950, ठीक। द टर्म हार्बर डिफाइंड अंडर आईपीसी डज नॉट इंक्लूड, हार्बर क्या इंक्लूड नहीं करता, कहाँ पे डिफाइंड है हार्बर, तो इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 52A, ठीक है। सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, ये तो होता ही है हार्बर का मतलब। सप्लाइंग अ पर्सन विद मीन्स ऑफ कॉन्वेंस, assisting a person to evade apprehension prior to the commission of the offence, facilitating to the commission thereof, तो कमीशन यानी ऑफेंस होने के पहले आप उसको कुछ भी असिस्ट करते हैं, सुविधा देते हैं, ये हार्बर में नहीं कंप्लीट होगा, कवर होगा। हार्बर में ऑफेंस करने के बाद अगर आप उसको छुपाते हैं या मीन्स ऑफ कॉन्वेंस यानी कि ट्रैवल करने का उसको आप वाहन वगैरह प्रोवाइड करते हैं या फिर उसको छुपाते हैं, बचने के लिए उसको असिस्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हार्बर में कवर होंगी। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग, आर वर्सेस मैग्नॉटन इज द केस रिलेटेड विद इंसैनिटी, आर वर्सेस गोविंदा इज द केस रिलेटेड विद कॉमन इंटेंशन, ठीक है। देखिए हम सबको पता है कि आर वर्सेस गोविंदा किससे रिलेटेड था, मर्डर से रिलेटेड था ये केस, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ये ट्रू है बट दिस इज फॉल्स, सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखेंगे 69, in which case the court made a clear distinction between common intention and similar intention, ये हमें ध्यान रखना है कि किस केस में कोर्ट ने क्या किया था, डिस्टिंक्शन किया था, तो इट वाज महबूब शाह के केस में, ठीक है। और इसी में गाइडलाइंस भी दी थी जिसमें वो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, ये सारी चीज़ें आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है। 70 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 21 में बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं, तो अब बताना है कि कौन पब्लिक सर्वेंट इसमें से नहीं होगा, ठीक है। जज, ज्यूरीमैन, गवर्नमेंट कंपनी एंड म्यूनिसिपल कमिश्नर, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट देखेंगे 71, कॉन्स्पिरेसी हैज़ बिन डिफाइंड एज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और more persons to do an illegal act or an act which is not illegal by illegal means अंडर आईपीसी, तो ये कहाँ पे डिफाइंड है, कॉन्स्पिरेसी कहाँ डिफाइंड है, 120 120A, ठीक है। 72 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेक्शन 73, 73 का सेक्शन 73 का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है, ठीक है। अ टाइम ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नॉट एक्सीडिंग 4 months शैल एक्सीड 1 year बट नॉट 2 years, ठीक है। सो यू विल सी ये सारे तीनों ही ग्राउंड्स आपको मिल जाएंगे 73 में, बट ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, तो यहाँ पे ये पार्ट नहीं है 73 का। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू ब्रिंग एन ऑफेंस विद इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 75, कौन सा इसमें से रिक्वायर्ड है। इट मस्ट बी वन अंडर ईदर चैप्टर 12 और चैप्टर 18 ऑफ द कोड, the previous conviction must have been for an offence therein punishable with imprisonment for not less than 3 years, the subsequent offence must also be punishable with imprisonment for not less than 3 years, ठीक है। तो सेक्शन 75 में ये सारी चीज़ें ही कवर होंगी। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स अ न्यू ऑफेंस, कौन सा एक नया ऑफेंस बना रहा है इसमें, 34 35 एंड 37। तो देखिए जब हमने भी स्टार्ट किया था तभी बोला था कि कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस नहीं क्रिएट करता है सेक्शन नंबर 34, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ये तीनों ही चारों ही सेक्शंस आपके कोई नया ऑफेंस नहीं क्रिएट करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रिएट अ न्यू ऑफेंस, तो 34, 35, 36 एंड 37 इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है द राइट ग्रांटेड अंडर सेक्शन 100 IPC टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट एन असॉल्ट which reasonably causes the apprehension that death will otherwise be the consequence of the assault. The above rule has been explained by the Supreme Court in which of the following cases. किस केस में ये जो अभी ऊपर गाइडलाइन दी बताई गई थी, सो ये केस था अमजद खान वर्सेस स्टेट केस। ये आपको लाइन पढ़ के बस 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ लेंगे तो दिमाग में रहेगा। Abatement of any offence if the person abated does the act with a different intention from that of the abater is dealt under, यानी abater और जिसने वो जो वो क्राइम किया है इन दोनों का इंटेंशन डिफरेंट है, तो ऐसे में कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन नंबर 110 110 ये लगेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखेंगे अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस व्हेन एन इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द एक्ट, अच्छा ये तो हो गया 78। अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इफ द अबेटर इज प्रेजेंट व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड, ये चीज़ ध्यान रखना है कि अबेटर प्रेजेंट है जब ऑफेंस कमिट हुआ तो कौन सा सेक्शन लगता है, तो इट इज़ 114। अच्छा आई थिंक दिस क्वेश्चन इज लेफ्ट 77। अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस व्हेन एन इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर, यहाँ पे ये मतलब है कि इसका जो इंटेंशन था कि ये इफ़ेक्ट कॉज हो, जैसे इसने सोचा कि बी को अबेट करता हूँ कि सी का मर्डर कर दे, इफेक्ट इसको क्या चाहिए था मर्डर, लेकिन इसने ऐसे किया कि ये या तो ग्रीवियस हर्ट हो गया या कुछ हो गया, इफेक्ट इज़ डिफरेंट नाउ। तो ये कहाँ पे ऐसी ऐसी सिचुएशन कहाँ पे डील होती है, तो ये आपकी 113, ठीक है। और अबेटर जब प्रेजेंट है तो वो 114, ठीक है ना, ठीक है। अ पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग अ डिज़ाइन टू कमिट एन ऑफेंस which it is his duty to prevent if the offence be committed dealt under, ये कहाँ मिल जाएगा, ये भी आपको सेक्शन में ही मिल जाएंगे डायरेक्ट, सो इट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 119 पब्लिक सर्वेंट से डील करता हुआ, ठीक है। अब आते हैं 80, क्या बोलता है ये, विच सेक्शन ऑफ द IPC इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ मैक्सिम डी मिनिमस नॉट क्यूरेट प्लेक्स, ठीक है। इसका वही मतलब है कि लॉ बहुत छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देता है, तो आपका अगेन वही सेक्शन आ गया, दैट इज सेक्शन नंबर 95। और 94 मैंने क्या बताया था, ड्यूरेस। 95 आपका ट्रिफल्स, बहुत मिनिमम चीज़ों बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देता, ट्रिफल्स, और 94 ड्यूरेस, ठीक है। ऑन विच ऑफ द जनरल प्रिंसिपल द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेट डिफेंस रेस्ट, ठीक है। ये तो किस प्रिंसिपल पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी क्या है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि वेयर अ क्राइम इज इंडिविजुअल टू बी कमिटेड बाय फोर्स, क्राइम किया जा रहा है और फोर्सली किया जा रहा है, इट इज़ लॉफुल टू रिपील दैट फोर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो कोई उस फोर्स को रिपील करना चाहता है यानी मतलब उसको ख़त्म करना चाहता है बाय फोर्स, तो वो सेल्फ डिफेंस, तो दैट इज़ लॉफुल, ठीक है। और बी क्या बोलता है, दैट अ पर्सन कुड ओनली क्लेम द राइट टू यूज़ फोर्स आफ्टर ही हैड सस्टेन्ड अ सीरियस इंजरी बाय एन एग्रेसिव रॉन्गफुल असॉल्ट, ठीक है ना। जब तक आपके ऊपर जैसे जिस ग्रेविटी का हमला किया जा रहा है उसी उतनी ग्रेविटी की सेल्फ डिफेंस का राइट आपके पास अवेलेबल होगा। किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप उसको उसका मर्डर कर दो, बोलो मेरे पास तो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस था, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 82, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है, आई डोंट नो वेदर दिस इज़ अ राइट क्वेश्चन और रॉन्ग, तो मैं इसको भी छोड़ूंगी। अगर आप में से किसी को इस क्वेश्चन के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आई हैव ट्राइड टू सर्च इट अलॉट बेयर एक्ट और इन सब में, पर कुछ मिला नहीं इसके बारे में, हो सकता है कि ये मिसप्रिंट हो, ठीक है ना। 83, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉर्पोरेशन कैन बी प्रोसिक्यूटेड, तो इन कौन से सेक्शन में आप किसी कॉर्पोरेशन को भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ अ पर्सन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द पीनल कोड, तब इस सिचुएशन में आप प्रोसिक्यूशन को भी कॉर्पोरेशन को भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 84 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC रिलेट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, ठीक, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। सेक्शन 3 और 4 ये दोनों आपके डील करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 85,
Which of the following is not relevant to the practice and procedure of section 22 of? Right answer is it deals with the extraterritorial applicability but does not define any substantive offense. or right of private defense is not available. right of private defense किनको available नहीं है? to the aggressor, to the person who is attacked, इनको तो available होता ही है जिसके ऊपर अटैक किया गया है. to the aggressor against an act done in private defense by the person attacked. ठीक है, तो ये मतलब ओनली ए एंड सी ये दोनों ही आपके करेक्ट होंगे. इन दोनों सिचुएशन में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा. 87 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ अंडर द सर्कमस्टांसेस. कौन से सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 100 और 101, 101, 102, 102, 103 और 100 और 103. तो आपको पता होना चाहिए पर्सन और ये प्रॉपर्टी. अगेंस्ट पर्सन और अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको ये प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है किस एक्सटेंट तक? टू कॉजिंग डेथ. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 100 एंड 103. ये चीज़ ज़्यादा ध्यान इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप डेथ भी कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी. 88 सेक्शन 97 ऑफ IPC एक्सटेंड्स टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी टू द ऑफेंस ऑफ चीटिंग. 97 की बात कर रहा है यहाँ पे सेक्शन. ठीक है, इसमें क्या क्या ग्राउंड्स दिए गए हैं? थेफ्ट, रॉबरी और मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास. ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर है, दैट इज थेफ्ट एंड रॉबरी. 97 में ये आप ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास. यही ऑप्शंस, यही ऑफेंसेस के अगेंस्ट आपको प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है. अबेटर इज अ पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस, हु इंस्टिगेट्स द कमिशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज कमिटेड, हु इज इनोसेंट. तो अबेटर कौन होता है? हु इंस्टिगेट्स, यानी जो उकसाता है कोई ऑफेंस करने के लिए. नेक्स्ट, अंडर IPC देयर कैन बी अबेटमेंट टू अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड इन्फेंट, बोथ ए एंड बी. तो अबेटमेंट आप किसी को भी कर सकते हैं. ठीक है ना, और ज़रूरी भी नहीं है कि सामने वाला पर्सन उसको उस तरह से समझ रहा हो जिस तरह से आप बोल रहे हैं. बस अगर वो अबेट हो गया तो आप यू विल बी कंसिडर्ड एज एन अबेटर. ठीक है. Conspiracy has been defined as an agreement between two or more persons to do an illegal act or an act which is not illegal by illegal means. ये कहाँ पे डिफाइंड है आपका कॉन्स्पिरेसी? इसके पहले भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है. 120A 120A कॉन्स्पिरेसी की बात करता है. ठीक. 92 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज टाइप्स ऑफ इंसैनिटी? मेलेंकोलिया, मेनिया, मोनोमेनिया एंड डिमेंशिया और या इडियोसिटी. तो इसमें से कौन कौन सी हैं जो आपकी इंसैनिटी की कैटेगरी में आएंगी? तो इसका आंसर है ये जो मेलेंकोलिया होता है, मेनिया है या मोनोमेनिया है, डिमेंशिया, इडियोसी, तो ये सारी चीज़ें ही इंसैनिटी की कैटेगरी में आपकी फॉल करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सेक्शन 94 IPC इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. अभी मैंने आपको बताया था ना, 94 ड्यूरस और 95 दैट इज ट्रिफल्स. ठीक है ना, तो कौन से प्रिंसिपल पे आपका बेस्ड है? एक्टस रियस इनवाइटो फैक्टस, नॉन एस्ट मेंस एक्टस, एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस. ये चीज़ सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस, नॉन एस्ट मेंस एक्टस. ये होगा आपका सेक्शन 94 की मैक्सिम है ये. ठीक है, इसे याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 94 राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? किस पर्पस के लिए आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं? विंडिक्टिव, एग्रेसिव या रेट्रीब्यूटिव. तो इनमें से किसी भी फैक्टर के लिए यू कैन नॉट यूज़ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस. नेक्स्ट देखेंगे, अक्यूज पर्सन नोटिस्ड समवन स्टीलिंग द क्रॉप्स ग्रोन बाय द अक्यूज्ड एंड बीट द थीफ टू डेथ. मतलब ए क्या है, दिखता है कि भाई उसकी कोई क्रॉप है, मतलब उसको कोई चुरा रहा है, तो अब क्या करता है, इसकी जान ही ले लेता है. अब इसमें से क्या लगेगा देखते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा? IPC सेक्शन 38 इज एप्लीकेबल इन दिस केस. यहाँ पे क्या लगेगा आपका? सेक्शन नंबर 38. द एक्सप्रेशन हार्म इज यूज्ड इन सेक्शन 81 ऑफ द IPC इन द सेंस ऑफ हर्ट, इंजरी और डैमेज, फिजिकल इंजरी, मोरल रॉन्ग और इविल. तो हार्म किस सेंस में यहाँ पे यूज़ किया गया है? दैट इज इंजरी और डैमेज. बी ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 109? 109 में कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं है? अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस ईदर बाय इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एडिंग. ठीक है ना. कमीशन ऑफ एन एक्ट अबेटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट. देयर मस्ट नॉट बी एनी एक्सप्रेस प्रोविजन. तो ये सारे ही करेक्ट हैं आपके. ठीक है ना, ऑल ऑफ द ऑप्शंस. नेक्स्ट देखते हैं, ए अफिक्सेस इन अ public place a placard instigating a sect consisting of more than 10 members to meet at a certain time
एंड प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ अटैकिंग द मेंबर्स ऑफ एडवर्स सेक्ट, यानी ग्रुप ए को बुलाता है कि ग्रुप बी पे अटैक करना है, ठीक है। ये एक चीज़ को फॉलो करने वाले लोग हैं या किसी दूसरी चीज़ को फॉलो करने वाले लोग हैं, सेम माइंड सेट के, यानी कि सेम उनका इंटरेस्ट है, तभी दे आर फॉलोइंग ए सेम थिंग वाइल इंगेज्ड इन अ प्रोसेशन। तो अब ये किस सेक्शन में कवर हो जाएंगे, इसको हम ले लेंगे सेक्शन नंबर 117, 117 ऑफ आईपीसी, ठीक है। 117 मार्जिनल नोट ही आप देखें, वहाँ पे अबेटमेंट के थ्रू आप कोई ऑफेंस करने जाते हो बाय मोर देन 10 पर्सन्स, ठीक है, और पब्लिक प्लेस पे, ठीक है। तो आपका इसीलिए ये फॉल करेगा अंडर सेक्शन 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑफिसर ऑफ पुलिस बीइंग बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल डिजाइंस to commit robbery which may come to his knowledge and knowing that B designs to commit robbery। अब A पुलिस ऑफिसर है, उसको पता है कि B रॉबरी करने जा रहा है, omits to give such information, तो A यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं देता है जो कि उसे देनी चाहिए थी, with intent to so facilitate the commission of offense। अब इंटेंशन यहाँ पे क्या है कि ये रॉबरी जो ये करने जा रहे हैं वो रॉबरी हो जाए। तो यहाँ पे ये किस सेक्शन में ऑफेंस इन्होंने किया, दैट इज़ 119 ही पब्लिक सर्वेंट्स की बात करते हैं कि अगर उनको जानकारी है किसी ऑफेंस की तो उन्हें डिस्क्लोज करना है। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं विद द इंटेंशन टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, तो उनको कहाँ पे पनिश किया जाएगा, यानी उन्होंने ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 199 119 ऑफ द आईपीसी, ठीक है। फिर देखते हैं शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस किससे रिलेटेड है, गिविंग फॉल्स एविडेंस, वेजिंग वॉर एंड लास्ट इज कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस रहे सेक्शन 120A तक ऑफ आईपीसी। 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मार्क करवाए शायद वो मिसप्रिंट हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, 10C वाला 9C 8C ये बिल्कुल समझ नहीं आया, तो अगर इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और तब तक पढ़िए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक